Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do chapter number 3 पहली बूंद। बहुत प्यारी कविता है। अभी तक हमने क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी हिंदी के 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 देखेंगे। अभी तक जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं सभी सब्जेक्ट्स के उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। चलिए अब इस पोयम को हम स्टार्ट करते हैं। पहले रीड करेंगे, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। पावस मतलब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जब पहला दिन होता है, जिस दिन बारिश की पहली बूंद धरती पर आती है, तो क्या होता है? अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। अंकुर मतलब जब बीज से कोई नया पौधा तुरंत निकले तो उसको हम कहते हैं अंकुर फूट पड़ना। सो धरती में जो भी बीज लगे होते हैं बारिश के आने से, पहली बूंद पड़ने से, वो सभी पौधे बीज में से बाहर निकल जाते हैं और नव जीवन मतलब नया जीवन लेकर इस तरीके से लहराने लगते हैं जैसे मानो वो अंगड़ाई ले रहे हों। सो एक नया जीवन उत्पन्न होता है। फिर है, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। वर्षा ऋतु से पहले होती है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। उस वक्त इतनी ज्यादा गर्मी होती है, पानी की कमी होती है, जिसके कारण मानो धरती सूखी सूखी लगती है। तो यही कहा गया है, जब बारिश की पहली बूंद आती है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि अमृत की बूंद आकर धरती के सूखे होठों पर गिरी हुई है। और वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा यानी धरती, रोमावली मतलब रोए, जो शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं, रोए। सो वसुंधरा यानी धरती के जो रोए जैसे सुंदर सुंदर हरे हरे दूब हैं। हरी दूब पुलकी मुस्काई। पुलकी मतलब बहुत खुश होकर, रोमांचक, राइट। सो धरती की जो रोए समान हरी हरी दूब, हरी हरी घास है, वो बहुत खुश होकर लहरा रही है बारिश के आने से। पहली बूंद धरा पर आई। पहली बूंद जब धरा पर आती है, धरा यानी धरती, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। फिर है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर यानी कि पंख, स्वर्णिम यानी कि सोने के पंख, ठीक है। सो बिजलियों के स्वर्णिम पंख मतलब जो बिजली चमक रही है आसमान में और बारिश जो गिरने वाली है उसको देखकर ऐसा लगता है मानो सागर यानी कि समुद्र पूरे आसमान में सोने के पंख लगाकर और चमक रहा है और ऊपर उड़ रहा है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। जो बिजली कड़क रही है उससे जो आवाज आ रही है उसे सुनकर ऐसा लग रहा है मानो वो धरती को कह रहे हो कि तरुणाई यानी कि फिर से यौवन अवस्था, फिर से हरी भरी हो जाओ, इस तरीके से मुरझाई हुई ना रहो। सो पहली बूंद जब धरा पर आई तो यह सब हमें देखने को मिला। फिर है, नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से यह जलधर। देखो, नीले नयन मतलब नीली नीली आंखें, नयन मतलब होता है आंखें। सो ये अंबर यानी कि बादल कैसे दिख रहे हैं? नीली नीली आंखों की तरह। और इसके बीच में जो काले काले बादल हैं ये कैसे दिख रहे हैं? जलधर किसे कहते हैं? जिसमें जल भरा हो, यानी कि बादल। ये बादल कैसे दिख रहे हैं? काली पुतली जैसे। आप अपनी आंखों के बीच में देखेंगे काला सा सर्कल है, उसे हम पुतली कहते हैं। सो ये जो आसमान है इसे नीली आंखें कह रहे हैं कवि, और जो ये काले काले बादल हैं इसे काली काली पुतली कह रहे हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। ये बादल जो हैं करुणा विगलित मतलब बहुत दुखी होकर कि धरती इतनी सूखी हुई है। सो ये जो बारिश की बूंदे हैं इसको कवि अश्रु कह रहे हैं यानी आंसू कह रहे हैं। मानो बादल दुखी होकर आंसू बहा रहे हों और धरती की चिर प्यास, चिर प्यास मतलब बहुत समय से जो धरती प्यासी है उसकी प्यास बुझाई यानी उसकी प्यास बुझा रहे हों। और इससे क्या होता है? बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। यहाँ बूढ़ी धरती किसे कहा जा रहा है? जो सूखी मुरझाई सी धरती पड़ी हुई है गर्मी ऋतु के कारण, उसे फिर से शस्य श्यामला मतलब हरियाली, हरी भरी। शस्य श्यामला मतलब होता है हरियाली या हरी भरी। फिर से हरी भरी बनने का एक लालच मन में आ रहा है बूढ़ी धरती को। कब? जब पहली बूंद धरा पर आई, बारिश की पहली बूंद के आने से। तो ये बारिश के ऊपर बहुत ही प्यारी कविता गोपाल कृष्ण कौल जी द्वारा लिखी गई है। चलिए कवि का हम परिचय देख लेते हैं, फिर इन सभी पैराग्राफ्स के प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल 1923 से 2007 तक इनका जीवन काल था। इन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता जो इन्होंने लिखी है जिसका नाम है हम कुछ सीख
सीखें उसमें वो कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मतलब हमें सब कुछ हमारे देश से मिलता है, इसीलिए हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये थे हमारे कवि जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, गोपाल कृष्ण कौल जी। चलिए अब हम इस कविता के सभी पैराग्राफ्स की प्रसंग सहित व्याख्या कर लेते हैं और अतिरिक्त प्रश्न भी देख लेते हैं हर पैराग्राफ से जुड़े हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ है जो हमने रीड किया था, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। पावस यानी वर्षा ऋतु, अंगड़ाई यानी शरीर का तानना, शरीर को जब हम ऐंठते हैं खींचते हैं उसको हम अंगड़ाई बोलते हैं। नव यानी नया, धरा यानी धरती, अंकुर यानी होता है बीज का फूटना, प्रारंभिक स्वरूप मतलब जो शुरुआत होती है बीज से पौधा बनने की। इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां कवि गोपाल कृष्ण कौल जी के द्वारा रचित कविता पहली बूंद से ली गई हैं। यहाँ वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती में आए परिवर्तन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रसंग हमेशा जिस किताब से या जिस कविता से लाइनें ली जाती है उसके बारे में बताया जाता है और किस कवि ने लिखा है या किस लेखक ने लिखा है वो बताया जाता है। तो प्रसंग हर पैराग्राफ में सेम ही रहेगा, राइट। व्याख्या देख लेते हैं। सो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ आनंद रूपी हरियाली फैली है। मतलब हरियाली देखने को मिलती है जिससे कि हर तरफ खुशियां हैं। वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर आती है तो धरती के अंदर छिपे बीज में से अंकुर फूटकर बाहर निकल आता है, मानो वह बीज नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग गया। तो ये पहले पैराग्राफ की व्याख्या हो गई। अब इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्न देख लेते हैं। पहली बूंद के धरा पर आने पर क्या प्रभाव पड़ा? क अंकुर फूट पड़े, ख अंकुर नहीं निकले, ग धरती सूख गई, घ धरती प्यासी हो गई। तो इसका सही उत्तर क्या है आप पॉज करके देंगे फिर आगे उत्तर देखेंगे। तो इसका उत्तर है अंकुर फूट पड़े, क। फिर है पावस का क्या अर्थ होता है? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु या शरद ऋतु? तो इसका उत्तर है वर्षा ऋतु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? बादल राग, पहली बूंद, वह चिड़िया जो मैं भी छोटी हूँ। तो इसका उत्तर है ख, पहली बूंद कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। फिर है ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु या हेमंत ऋतु? सो वर्षा ऋतु आती है, उत्तर है ग। फिर है वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ क्या फैली हुई है? आनंद रूपी हरियाली, कीचड़, जल या धूल? आनंद रूपी हरियाली यानी कि क इसका उत्तर है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ ये हमने देखा था, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंट शब्दार्थ है। अधर मतलब होता है होंठ, वसुंधरा मतलब होता है धरती, रोमावली सी मतलब होता है रोओं की पंक्ति की तरह, जो रोए होते हैं हमारे शरीर पर उसको कहा जाता है। धूप मतलब होता है हरी घास और पुलकी मतलब होता है रोमांचक, जिसे बहुत खुशी प्राप्त हुई हो। सो इनका प्रसंग सेम रहेगा जैसे कि पहले था। व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरी, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन मिल गया हो। धरती रूपी सुंदरी के रोओं की पंक्ति की तरह हरी घास भी मुस्कुराने लगी और खुशियों से भर उठी। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला। इसके भी कुछ अतिरिक्त प्रश्न देख लेते हैं। जैसे वसुंधरा की रोमावली किसे कहा गया है? सो हरी दूब को कहा गया है। इसका उत्तर है ख, हरी दूब। फिर है धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंदें किसके समान आकर गिरी? पानी के समान, अग्नि के समान, बर्फ के समान या अमृत के समान? उत्तर है घ यानी अमृत के समान। अब अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। आसमान में उड़ता सागर वाला। तो इसके शब्दार्थ है इंपॉर्टेंट। स्वर्णिम, स्वर्णिम मतलब सुनहरा, सोने के रंग का। पर यानी पंख। नगाड़े एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो हम बजाते हैं, या डंका। ठीक है। फिर तरुणाई मतलब होता है यौवनता, कम उम्र वाला। ठीक है, इसका प्रसंग सेम रहेगा। व्याख्या है इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहे हों। और हमने देखा कि बादलों की गर्जन सुनकर, जो बादल गरजते हैं वो सुनकर ऐसा आभास होता है जैसे नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता को जगा रहे हों, उसे पहले जैसा खूबसूरत और हरा भरा बनाने की कोशिश कर रहे हों। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आती है जिससे कि धरती को उसकी खूबसूरती का एहसास होता है और
इसके परिणाम स्वरूप वह हरी भरी हो जाती है। सो इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। सागर किसके सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है? मोर के, बिजलियों के, बादलों के या धरती के? उत्तर है ख, बिजलियों के। फिर है बादल नगाड़े बजाकर किसकी यौवनता को जगा रहे हैं? सागर की, बिजली की, धरती की या सूर्य की? धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। फिर है जल रूपी बादलों में क्या चमक रही है? तारे, सूर्य, जुगनू या बिजली? उत्तर है घ यानी कि बिजली। अगला है काव्यांश में सुनहरे शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब सेम मीनिंग वाले शब्द, कौन सा यूज हुआ है? स्वर्णिम, आसमान, धरती या बिजली? स्वर्णिम यानी कि सोने जैसा, सुनहरे रंग का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ है नीले नयनों सा यह अंबर, है ना, हमने रीड किया था। इसके शब्दार्थ है नयन मतलब आंख या नेत्र, अंबर मतलब आकाश, जलधर मतलब बादल, करुणा विगलित मतलब होता है दुखों से दुखी होकर, चिर प्यास मतलब बहुत दिनों की प्यास, शस्य श्यामला मतलब हरी भरी। तो इसका प्रसंग पहले जैसे ही रहेगा। व्याख्या है इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उस नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है। मानो बादल धरती के दुखों से दुखी होकर बरस रहे हैं आंसू के रूप में। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। वर्षा का प्रेम पाकर धरती के मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जाग उठती है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहली बूंद के धरा पर आने से बूढ़ी धरती के मन में क्या इच्छा जाग उठी? शस्य श्यामला बनने की, अंकुर फूटने की, बारिश न होने की, बादल बनने की? शस्य श्यामला बनने की। फिर है उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? गोपाल कृष्ण कौल, केदारनाथ अग्रवाल, महादेवी वर्मा या दिनकर? सो गोपाल कृष्ण कौल, क इसका उत्तर है। फिर प्रश्न 3 है कौन पुनः शस्य श्यामला होने के लिए ललचा जाता है? तो गर्मी के कारण सूखी धरती पुनः शस्य श्यामला अर्थात हरी भरी होने को ललचा जाती है। फिर वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? वर्षा ऋतु में जल रूपी बादल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहे हों। फिर है वर्षा का प्रेम पाकर धरती के मन में क्या इच्छा जाग उठी? वर्षा का प्रेम पाकर धरती के मन में फिर से हरा भरा यानी शस्य श्यामला होने की इच्छा जाग उठी। सो ये एक्स्ट्रा कुछ प्रश्न हमने व्याख्या के साथ देख लिए। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। पाठ से मेरी समझ में कुछ प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने हमें स्टार बनाना है। पहला है कविता में नव जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल के लिए, बूंद के लिए, अंकुर के लिए या पावस यानी वर्षा के लिए? सो अंकुर के लिए ये यूज हुआ है, यहाँ स्टार बना देंगे। फिर है नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर। इसमें काली पुतली किसे कहा गया है? बारिश की बूंदों को, वृद्ध धरती को, नगाड़ा को या बादल को? बादल को कहा गया है काली पुतली। अब अपने मित्रों के साथ आपको चर्चा करना है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो मैं अच्छे से ये पोएम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो हमें पता है कि हमने ये ऑप्शंस क्यों चुने हैं। फिर है मैच देम। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों के कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं, अंडरलाइन है। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, मीनिंग दिए गए हैं, इनका हमें सही से मैच करना है। तो एक तरफ कविता की पंक्तियां हैं, एक तरफ इसके भावार्थ हैं, जो शब्द अंडरलाइन है उसके। तो चलिए देखते हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। सो उड़ता सागर किसके लिए यूज हुआ है? बादल के लिए, तो यहाँ मैच करेंगे। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। सो यहाँ पर बजा नगाड़े किसके लिए यूज हुआ है? मेघ गर्जना, जो बादल मेघ गरजते हैं उसके लिए। फिर है नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर। इसमें नीले नयन किसको कहा गया है? आकाश को कहा गया है। फिर है वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। सो रोमावली सी किसके लिए यूज हुआ है? हरी दूब के लिए यूज हुआ है, यानी घास के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, हमें इन्हें पढ़ना है और विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, आपको अपने विचार कक्षा में समूह में साझा करना है और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। सो इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी व्याख्या में भी फिर एक बार देख लेते हैं। सो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, मानो जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है जैसे नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता को जगाया जा रहा हो। नेक्स्ट है नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। सो इसको हमने देखा था, इसका मतलब है कि जैसे नीला आसमान नीली आंखों
आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है। मानो बादल धरती के दुखों से दुखी होकर वर्षा रूपी अश्रु बहा रहा है या आंसू बहा रहा है। इस प्रकार धरती की प्यास बुझाता है बादल अपनी बूंदों से। ठीक है, तो ये हो गया भावार्थ। अब है कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है ना। हमने देखा था कि इसका मतलब क्या है, सागर बिजलियों के पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। लेकिन क्या ये संभव है? नहीं, ऐसा नहीं संभव है, यह असंभव है। लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। राइट। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचाने और उन पर चर्चा करें। सो इस तरीके से कवि जब लिखते हैं जिसका मीनिंग अगर हम रियल में देखें तो संभव नहीं है, लेकिन कविता को ये सुंदर बनाते हैं तो इसलिए इस तरीके से लाइनों को लिखा जाता है। ऐसे कुछ और लाइंस हैं कविता में, जैसे कि एक उदाहरण यहाँ देख लेते हैं, आपको और भी चुनकर लिखने हैं। जैसे बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। क्या बादल नगाड़े बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते। लेकिन इस तरीके से लिखा है कि जो मेघ गर्जन होती है, आवाज होती है, उसको ऐसे सेंस में यूज किया कि उस आवाज से धरती की यौवनता को जगाया जा रहा है। सो कवि कविता लिखते वक्त इस तरीके से वाक्यों को अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। फिर है शब्द एक अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ है पौधे का अंकुरण है। देखो फूट शब्द यहाँ पर क्यों यूज हुआ है कि बीज में से पौधा फूटता है, मतलब बाहर निकलता है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। ये जो शब्द है फूट, इसको हम बहुत सेंस में यूज करते हैं। यहाँ पर हो गया पौधे का फूटना, है ना, लेकिन और भी मीनिंग है, जैसे फूट डालना, घड़े का फूटना, कुछ टूट जाए तो भी हम बोलते हैं ना टूट फूट। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों। तो हमें फूट शब्द को अलग अलग वाक्यों में अलग अलग मीनिंग के लिए यूज करना है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। सो फूट डालना यहाँ पर क्या हुआ? कलह कराना, है ना, इसका मीनिंग हुआ। सो ऐसे ही मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप भी और सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। मेघा फूट फूट कर रोई, मतलब बहुत ज्यादा रोना। फिर उसकी तो किस्मत ही फूटी है, किस्मत खराब होना। फिर इनकी दोस्ती में कोई फूट नहीं डाल सकता, झगड़ा नहीं करा सकता, है ना। तो और भी वाक्य आप बना सकते हैं। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अभी हमने देखा एक शब्द के बहुत सारे अर्थ थे, अब हम देखेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे यूज होता है। नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से यह जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। जलधर शब्द बादलों के लिए यूज हुआ है। जलधर का मतलब होता है जल को धारण करने वाला, जिसके पास जल हो। ठीक है, तो बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करे हुए हैं, समुद्र में भी तो जल होता है, इसीलिए दोनों जलधर हैं। लेकिन कैसे पता चले कि यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है ये वर्ड? सो वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। जैसे यहाँ पर तो बादलों के लिए यूज हुआ है इस कविता में। ऐसे ही हम कविता या जो भी लाइनों में यूज हुआ है वर्ड, उस पूरी लाइन को पढ़कर समझकर पता कर सकते हैं। फिर है शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और अनेक अर्थ ढूंढकर लिखिए। सो धर से बनने वाले शब्द लिखने हैं हमें, जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? चक्रधर। फिर है मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मुरलीधर। भूमिधर, भूमि पर अधिकार रखने वाले को हम क्या कहते हैं? भूमिधर। तो और भी नए शब्द आप बना सकते हैं धर को ऐड करके। अब यहाँ दिया है शब्द पहेली। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर हमें खोजना है। तो पहला है एक प्रकार का वाद्य यंत्र जिसे हम नगाड़ा कहते हैं, ये रहा। फिर आंख के लिए एक अन्य शब्द क्या बताया था मैंने पोयम में? नयन, नयन मतलब आंख, ये रहा। फिर जल को धारण करने वाला अभी हमने देखा, जलधर, ये रहा। फिर एक प्रकार की घास, घास को क्या बोलते हैं? दूब, तो दूब, ये रहा। फिर आंसू का समानार्थी, आंसू जैसा एक और वर्ड, समानार्थी मतलब सेम मीनिंग वाला, अश्रु, ये रहा। फिर आसमान का समानार्थी अंबर, देखा था ये शब्द हमने कविता में। तो इस तरीके से हम शब्दों को ढूंढेंगे। फिर है पाठ से आगे, इसमें कुछ प्रश्न है। पहला है आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न
होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है ये बताना है। सो बारिश आने पर मुझे ठंडक और ताजगी का एहसास होता है। पानी की बूंदे और ठंडी हवा मेरे मन को शांति और सुकून देती है। आपको कैसी फीलिंग आती है बारिश के मौसम आने पर, वो आपको बताना है। फिर है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों प्रिय है ये बताना है। तो यहाँ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे वर्षा ऋतु पसंद है क्योंकि बारिश का मौसम मुझे प्राकृतिक सौंदर्य और नयापन का अनुभव कराता है, जिससे दिल को राहत मिलती है। फिर है समाचार माध्यमों से, प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों के प्रमुख समाचारों में रहता है। मौसम से रिलेटेड समाचार चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जैसे कि फोन वगैरह है या रेडियो वगैरह है। प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर या मैगजीन्स। और सोशल मीडिया यानी जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है। सो इन सब पे आप मौसम से रिलेटेड जानकारी तो देखते ही होंगे। संवाददाता यानी रिपोर्टर जो न्यूज बताते हैं, कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। सो आपको एक्ट करना है, संवाददाता यानी रिपोर्टर बनना है और अपनी क्लास में अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत करना है। सो आपको अपनी क्लास में इनमें से किसी भी टॉपिक पर आपको न्यूज डिलीवर करनी है। ओके, नेक्स्ट है सृजन। सृजन का शाब्दिक अर्थ होता है रचना करना या क्रिएट करना। सो यहाँ दिया है नाम देना भी एक सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। आपको ये ऊपर जो भी दिख रहा है, आपकी जो भी समझ में आता है उसको एक नाम देकर और सृजन करना है, यानी क्रिएटिविटी करनी है। मुझे इस इमेज में व्हाइट फूल जो दिख रहा है उस पे मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है, तो मैं इसका नाम देती हूँ श्वेत पुष्प, यानी व्हाइट कलर के फूल। ठीक है, आपको जो नाम अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं और सृजन कर सकते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी कर सकते हैं। फिर है कुछ जानने के लिए दिया है। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। हमने पढ़ा था नगाड़े के बारे में लिखा है। तो नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इस तरीके से ये दिखता है, इमेज में आप देख सकते हैं। कुछ वाद्य यंत्र क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो कुछ वाद्य यंत्र को उन पर चोट करके बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली आदि। इन पर हम थपकी देते हैं या किसी चीज से बीट करते हैं तो ये बजता है। नगाड़ा प्राय लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग किया जाता है। नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है, जिसमें एक की ध्वनि पतली और दूसरे की मोटी ध्वनि होती है। सो नगाड़े का यूज हमने बहुत सारे गानों में देखा है ना, और बहुत सारे फेस्टिवल वगैरह में इसे बजाया जाता है। फिर आगे दिया हुआ है खोजबीन। आपके यहाँ उत्सव में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। सो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो आपने देखा है शादी ब्याह में या किसी फेस्टिवल में जो आपके रीजन में बजाए जाते हैं। ओके, सो ऐसे हम सभी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो हमें ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रही हूँ, शहनाई। सो शहनाई इस तरीके की प्राकृतिक खोखली तने वाली एक पाइप जैसा आकार का वाद्य यंत्र होता है। इसमें छेद होते हैं जिसकी सहायता से ये बजाया जाता है। फिर आइए इंद्रधनुष बनाएं। अब इंद्रधनुष के बारे में यहाँ दिया है। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती हैं बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहरंगी छटा बिखेरती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। इंद्रधनुष आप कभी कभी आसमान में देखेंगे। ये बनते कैसे हैं आप साइंस की क्लासेस में पढ़ेंगे। इसमें 7 रंग होते हैं। सो इस तरीके से आपको इंद्रधनुष ड्रॉ करना है। थोड़ा सा यहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसके ऊपर एक कविता लिखनी है। सो देखो इंद्रधनुष है आया, आसमान में यह है छाया, लाल नारंगी और पीला, हरा बैंगनी और नीला, सबके मन को ये है भाता, धरती पर यह क्यों नहीं आता। सिर्फ आसमान में दिखता है इंद्रधनुष, है ना। तो इसका नाम भी देना है कविता का। कविता तो हमने पढ़ ली, इसका नाम मैं देती हूँ सुंदर इंद्रधनुष। आप भी प्यारी सी कविता ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। चैप्टर के लास्ट में है झरोखे से एक बूंद, एक कविता दी गई है जो लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। तो चलिए इसको रीड करते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। बादलों में ही तो बूंदे रहती हैं, है ना। तो जब बादलों की गोद से एक बूंद निकल कर आने लगी धरती की तरफ, तो उसने क्या सोचा? सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं बढ़ी। तो बूंद सोचने लगती है अपने मन ही मन में कि क्यों मैं अपने घर को छोड़कर आई,
बादल उसके घर हैं, तो बादलों को छोड़कर जब वो आती है तो सोचने लगती है कि क्यों ही मैं बादलों को छोड़कर अपने घर को छोड़कर धरती की तरफ जा रही हूँ। तो ये प्यारी सी कविता एक बूंद के ऊपर थी। कुछ लघु उत्तरीय अतिरिक्त प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सो वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है? सो धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन मिल गया हो। इस प्रकार वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता प्रकट होती है। फिर है धरती को बूढ़ी कहने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? सो वास्तव में जिस प्रकार बुढ़ापे में आदमी सुस्त पड़ जाता है और उसमें उत्साह भी नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार गर्मी के कारण धरती भी खूब गर्मी की वजह से सूखी पड़ जाती है, इसीलिए धरती को बूढ़ी कह के संबोधित किया गया है। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसके साथ हमने अपना चैप्टर नंबर 3 पहली बूंद कविता को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसकी एक्सरसाइज भी देख ली है। आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, इसकी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, जिसका नाम है हार की जीत, जो लिखी है सुदर्शन जी ने। सो चलिए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर आपको चैप्टर अच्छे लग रहे हैं, please like and share the videos and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.